Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima and in this video today we are going to see the exam analysis of RBI Assistant Main 2020 which was held today only. Okay, so subject wise we are going to see which kinds of questions were there, whether those were easy, moderate or difficult, किस तरह के questions आए थे, किन chapters से questions आए थे and also कितने attempts आपके अच्छे attempts माने जाएंगे। एग्जामिनेशन के पहले जो रिवीजन वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको अपना टारगेट स्कोर 135 प्लस कम से कम रखना चाहिए, क्योंकि उसका बेसिस क्या था, लास्ट ईयर नंबर ऑफ वैकेंसी 600 प्लस थी और जो कट ऑफ थी 106 टू 128 के रेंज में थी, ये 2017 में, क्योंकि इसके पहले 2017 में ही आरबीआई असिस्टेंट का पेपर हुआ था। इस साल 900 प्लस वैकेंसीज हैं और अब हमारे सामने पेपर है, सो एक एक करके देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विथ इंग्लिश। One RC was there, one passage was there. It was based on public distribution system and how corruption can be reduced. So ये इस पे बेस्ड एक पैसेज था और 8 क्वेश्चंस थे। बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं थे, इजीली डुएबल थे। अगर मैं इंग्लिश की बात कहूँ तो इजी टू मॉडरेट पेपर था। आई वुड से कि अगर आपने प्री क्लियर किया है और उसके बाद सच में आप इस एग्जाम के लिए सीरियस थे और आपने प्रिपरेशन की थी, तो 30 प्लस तो कम से कम आपको अटेम्प्ट इसमें जरूर बनता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं था। आपको हमेशा बताया जाता है क्लास में कि आप कम से कम एक आर्टिकल न्यूज़पेपर से रोज पढ़ें। अगर फिनेंशियल न्यूज़पेपर डिफिकल्ट लगता है, द हिंदू का एक आर्टिकल पढ़ें और उस हिसाब से उससे कितनी सारी चीजों में आपको बेनिफिट होता है। आरसी समझने में बहुत आसान हो जाता है, उसके आंसर्स आप बहुत इजीली कर पाते हैं। पैराजंबल के 5 क्वेश्चंस थे, 6 सेंटेंसेस गिवन थे, उनको आपको अरेंज करना था। क्लोज टेस्ट था, मैच द कॉलम था। मैच द कॉलम काफी दिनों से, पिछले 1-2 सालों से आप देख रहे हैं कि लगातार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस थे और एरर डिटेक्शन था। सो न्यूज़पेपर रीडिंग आपको कहाँ कहाँ हेल्प करेगी, आरसी में, पैराजंबल में, क्योंकि आपको पता होगा किस तरह का सीक्वेंस होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस हैं, जो हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, वो आपके क्लियर हैं। और उसके बाद आप अगर मॉक टेस्ट लिख रहे हैं लगातार, तो सवाल नहीं है कि ये 30 प्लस क्वेश्चंस आप नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया होगा, आपने क्वेश्चंस, चैप्टर टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लिखे हैं और उनमें जो गलतियां की हैं उससे नहीं सीखा है, फिर बहुत मुश्किल है। लेकिन सिर्फ इतना करना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल रोज पढ़ना है अपने इंग्लिश के लिए, और जितने भी टेस्ट्स गिवन है, क्योंकि प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको लिखते जाना है और उसमें आपकी जो गलतियां हो रही है उससे आपको सीखते जाना है। क्योंकि ये एनालिसिस सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं है, अभी आगे आने वाले दिनों में काफी सारे एग्जाम्स हैं और आप इतना भर कर लेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो 30 प्लस यहाँ कहूंगी। क्लोज टेस्ट ओल्ड पैटर्न पे था, 7 क्वेश्चंस थे। मैच द कॉलम 5 क्वेश्चंस, फिल अप द ब्लैंक्स 5 क्वेश्चंस एंड एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चंस। अगेन रीजनिंग में भी क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट थे, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस इजी थे। यहाँ पे जो सरप्राइज एलिमेंट अगर एक तरह से कहा जाए कि क्या नहीं आया था, सिलॉक्स के क्वेश्चंस नहीं थे, इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस नहीं थे। सो इसलिए रीजनिंग में हमें क्या समझना चाहिए कि रीजनिंग में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, लगभग 12 चैप्टर्स हैं। अब सारे के सारे चैप्टर्स से तो क्वेश्चंस नहीं आ सकते। मोस्टली सिलॉक्स और इनइक्वालिटीज से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बार नहीं आए थे। तो आपको ये 12 के 12 चैप्टर्स पक्के रखने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि इस चैप्टर से आएगा तो मैं कर लूंगा, इस चैप्टर से आएगा तो मैं नहीं कर पाऊंगी। किसी भी चैप्टर से आए आप कर लेंगे। हाँ, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आते हैं और आजकल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं, सो उसका आप खास ख्याल रखें। पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट को हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस इजीली डुएबल थे और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आप एकदम श्योर हो सकते हैं कि आपने सही किया है। अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो इन क्वेश्चंस में आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है, अर्थ इज ब्लू मीन सा गा पा, इस टाइप का, इसमें आप पक्के होते हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। लगभग 2.5 से 3 मिनट में अगर आपने प्रैक्टिस की है, अभी रिसेंटली क्लासेस में भी हम लोगों ने ये सीखा है काफी डिटेल में। ये 5 क्वेश्चंस तो आपके 100% करेक्ट होने चाहिए। कॉमन सेंस रीजनिंग, वर्ड फॉर्मेशन, इसमें क्या था,
4 वर्ड्स दिए हुए थे और हर वर्ड का थर्ड लेटर आपको उठाना है और उससे एक वर्ड बनाना है। सो एक वर्ड फॉर्मेशन था, पेयर ऑफ वर्ड्स। कोई भी एक वर्ड है, उसमें कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर्स हैं जिनके बीच उतना ही गैप है जितना कि इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। इसका बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का, जिससे हम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। लेटर बेस्ड ऑड वन आउट था। ऑड वन आउट में ऐसा नहीं था कि कुछ मीनिंग से रिलेटेड था, लेटर्स बेस्ड, उसमें जो लेटर्स थे उसके बेसिस पे आपको ऑड वन आउट निकालना था। सो मैं कहूंगी डुएबल था। इस 3 में ज्यादा से ज्यादा आप एक में गलती अफोर्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। कोडिंग डिकोडिंग आपके पूरे 5 के 5 सही होने चाहिए। ब्लड रिलेशनशिप इजी क्वेश्चंस थे, ये 2 आपके पक्के होने चाहिए। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इजी होते हैं, और ये भी, इसमें भी आप श्योर रहते हो कि आप कर लोगे। टू स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी, अब जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट था, 3 स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं मेन एग्जामिनेशन में, लेकिन 2 स्टेटमेंट डेटा सफिशिएंसी आपका यहाँ पे था 5 क्वेश्चंस, जिसमें कि मंथ बेस्ड पजल, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। यहाँ पे भी मैं कहूंगी कि 5 में कम से कम 3 तो आपको जरूर सही करने हैं। अब ये आप देखोगे, यहाँ पे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ करके आपके ये 15 मार्क्स हो गए। मैंने मार्जिन भी रखा है कि डेटा सफिशिएंसी में चलो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कॉमन सेंस रीजनिंग में, 15 यहां से निकल आए। पजल्स की अगर हम बात करें तो पजल्स में 3 पजल थे, एक ट्रिकी था थोड़ा, एक पजल था जिसमें ये बताया नहीं गया था कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स है, और फाइनली ज्यादातर स्टूडेंट्स का ये कहना है कि फाइनली जो आंसर आया था वो 20 आया था। आप देख लें। दूसरा जो पजल था ऑर्डर एंड रैंकिंग पे था, वेट रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने मैथमेटिक्स भी डाल दिया था। सीधा सीधा नहीं बोल रहे थे कि इसकी इतनी वेट है या उतनी वेट है, उन्होंने एवरेज से रिलेट कर दिया। इस तरह से उन्होंने थोड़ा सा इसको ट्रिकी बना दिया था। और तीसरी जो पजल थी वो मंथ बेस्ड पजल थी। ये 3 पजल यहाँ पे हो गए। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 सेट थे, 3 पजल में 12 क्वेश्चंस थे। सीटिंग अरेंजमेंट में 2 सेट था, जिसमें कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट, जिसमें कि कुछ लोग इनसाइड फेसिंग है, कुछ लोग आउटसाइड फेसिंग है। 4 इनसाइड फेसिंग थे और 4 आउटसाइड फेसिंग थे। इस तरह का क्वेश्चन था, जो कि काफी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें कि कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं और कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। जितने लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं उतने लोग ही साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ इस तरह का क्वेश्चन था। और उसके बाद इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट, बट स्टिल पजल में चूंकि एक पजल ट्रिकी था, मैं ये समझ के चल रही हूँ कि चलो आपका एक पजल गलत भी हो गया होगा, तो 8 यहाँ पे मार्क्स एक्सपेक्टेड है आउट ऑफ 12। और सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट भी अगर सही हुआ होगा तो 5। क्योंकि कितनी भी अच्छे से तैयारी करो, कई बार पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में हम उस एग्जाम के प्रेशर में थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, या हम स्किप करना पड़ता है हमें वो पजल। तो इतना भी लेते हैं तो ये 8 + 5 13। यहाँ पे रीजनिंग में मैं कहूंगी कि आपके 28+ गुड अटेम्प्ट्स माने जाएंगे अगर आप यहाँ पे 28+ लेके आ जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम क्वांट की बात करें, यहाँ पे भी पेपर इजी टू मॉडरेट था, डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, पेपर लेंदी था, मतलब कैलकुलेशंस काफी थे। तो जो लोग कैलकुलेशन में फास्ट हैं, कैलकुलेशन ट्रिक्स जिनको पता है, शॉर्टकट ट्रिक्स पता है फास्टर कैलकुलेशन की, वो यहाँ पे एडवांटेजियस पोजीशन में रहे होंगे। डीआई, कई बच्चों का कहना है कि 3 DI, 3 सेट्स ऑफ DI थे, मतलब 15 क्वेश्चंस थे, और कई लोगों का कहना है 10 है। हम अभी दोनों को लेके चलते हैं। अगर 15 DI थे तो अरिथमेटिक क्वेश्चन यहाँ पे 10 हो जाएंगे, तभी ये 40 आएगा। यहाँ पे एक तो टेबल DI था और 2 लाइन DI था। अगर हम 15 की बात करें, टेबल DI प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे बेस्ड था। अब यहाँ पे मार्क प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें से दिए हुए थे, और उसमें से फिर आपको निकालना था। उसी के बेस्ड पे 5 क्वेश्चंस थे। अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर है, जो कि हम सबसे पहले आपको बताते हैं, परसेंटेज चैप्टर पढ़ो, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस बिना परसेंटेज के समझ में नहीं आएगा, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस नेक्स्ट चैप्टर। देन लाइन ग्राफ, एक लाइन ग्राफ इनकम एक्सपेंडिचर, अगेन जो इनकम एक्सपेंडिचर भी होता है उसमें बहुत हद तक ये प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट ही जाता है। इनकम एक्सपेंडिचर था, और दूसरा भी जो लाइन ग्राफ था
डीआई था वो परसेंटेज बेस्ड था। सो कहीं भी कोई ट्रिकी चैप्टर से आपके डीआई नहीं थे, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस रिलेटेड थे। सो मैं कहूंगी थोड़ा सा यहाँ इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी। सो उसको हम माइनस करके चलेंगे अपने अटेम्प्ट्स में। एक केसलेट डीआई, 5 क्वेश्चंस, ये मॉडरेट मान सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे 5, डुएबल थे। अरिथमेटिक क्वेश्चंस अगर हम 10 पकड़ते हैं, डीआई 15 रखा है तो इस 10 में कम से कम 5 तो ऐसे थे जो आप आसानी से कर सकते थे, और 2 को थोड़ा सा ट्रिकी था, और बाकी 3 मॉडरेट थे। सो इस तरह के क्वेश्चंस थे। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चंस थे। सो यहाँ पे मैं कहूंगी कि डीआई में अगर आपके 15 में 5 क्वेश्चन चलो ज्यादा कैलकुलेटिव थे, या आपके एक दो गलत हो जाएंगे, तो 10 तो यहाँ पे आपके श्योर होने चाहिए। केसलेट डीआई में भी अगर 2 कैलकुलेशन ज्यादा था, उसको आपने स्किप किया होगा, 3 होना चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको टाइम भी देखना पड़ता है, तो जरूर आपको ऐसे क्वेश्चंस जहां पे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो स्किप करना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन में भी मैं 5 में 4 लेके चल रही हूँ। अरिथमेटिक क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस थे, 2 जो आपके ट्रिकी वाले थे उसको भी आपने छोड़ दिया। इस 8 में भी अगर आपके 2 गलत हो गए तो 6 है। हाँ, और डेटा सफिशिएंसी में भी मैंने 5 में से 3 ही रखे हैं। सो आपके टोटल यहाँ पे ये बन जाते हैं 26। सो क्वांट में मैं कहूंगी 26 प्लस। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो लगभग 25 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से थे। बीपीडिया, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इसको काफी रिलीजियसली आप पढ़ें, क्योंकि हर एग्जाम में यही देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। इवन इफ कि कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस होते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का रोल होता है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना है कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, लेकिन जब मैंने क्वेश्चंस देखा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे। सब कुछ एक्सपेक्टेड था। आपको पता है थीम्स पूछे जाते हैं, ऑबिचुअरी, किसी भी पर्सन की डेथ होती है अगर रिसेंटली, वो पूछा जाता है। आपको पता है बुक्स के बारे में पूछा जाता है, खास करके अगर वो इकोनॉमी रिलेटेड या बैंकिंग रिलेटेड बुक है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो और कोई भी प्लेस अगर न्यूज में रिसेंटली रहा है वो पूछा जाता है। तो कोई भी क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं लगा जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा था। विजिलेंस डे का थीम पूछा गया था, बजट का थीम पूछा गया था, माचू पिचू किस कंट्री में है, सो पेरू में है। अब क्यों पूछा गया? क्योंकि ये रिसेंटली न्यूज में था, 8 मंथ्स बाद इसको ओपन किया गया। कोरोना की वजह से 8 मंथ्स तक ये बंद था। अब जब ओपन किया गया तो उन्होंने काफी सारे गॉड को थैंक्स किया, और काफी सारे कुछ रिचुअल्स किए, कुछ ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, जिसकी वजह से ये न्यूज में था। शॉन कॉनरी की डेथ हुई जिसकी वजह से ये क्वेश्चन आया। डुएर्टो पास्चेको ये आईपीयू के न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए, पुर्तगाल के हैं, ये क्वेश्चन आया था। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी, ये बुक किसने लिखी है ये पूछा गया था। पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन ट्रेजेडी, इस बुक के बारे में पूछा गया था। तमल बंदोपाध्याय ने ये बुक लिखा है, बैंकिंग से रिलेटेड है, आईडीएफसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। सो ये सारी न्यूज को अगर आप एक स्टोरी की तरह पढ़ते रहे हैं, सो अगर आपने इन बातों का ख्याल रखा है, और क्यों ना रखें, जब आपको मेन का एग्जाम देना है, आप कहते हैं कि आप बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जरूर आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। सो आपको सारे डेज के थीम्स पता होने चाहिए, किन की डेथ हुई है, वो किस कंट्री से थे, किस फील्ड से थे, ये सारी चीजों से आप वाकिफ होने चाहिए और आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में काफी सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, वहां पे भी आपको ये चीजें। तो यहाँ पे मैं कहूंगी कि जनरल अवेयरनेस में 30 प्लस, कि चलो अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए होंगे 40 में, तो 10 होंगे ऐसे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है, उन 10 को आप छोड़ दो। बाकी यहाँ पे तो गलती होने के सवाल नहीं होते, ऐसा नहीं होता मैथमेटिक्स रीजनिंग की तरह कि आपको पता है फिर भी कहीं कुछ गलती हो जाती है सॉल्व करने में। यहाँ पे तो अगर आपको पता है आप आंसर कर सकते हैं। सो जनरल अवेयरनेस में मैं 30 प्लस रखूंगी। अब आते हैं कंप्यूटर की ओर। जनरल अवेयरनेस का हम एक अलग आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 2-3 दिनों में आपको इसका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएगा। कंप्यूटर की बात करो, कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी हम अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ भी इजी टू मॉडरेट थे। शॉर्टकट कीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड वायरस। सो यहाँ पे भी मैं कहूंगी 30 प्लस। सो ओवरऑल हमने 3 सब्जेक्ट में, रीजनिंग में रखा 30 प्लस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस
एंड कंप्यूटर अवेयरनेस में 30+30+ ईच, एंड देन रीजनिंग में इट वाज 28+, एंड क्वांट में इट वाज 26+. सो 90, ये आ गए हमारे 90. 144+ हमारा स्कोर होना चाहिए कहीं ना कहीं. सो आपके अटेम्प्ट्स लगभग 160 तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ गलतियां भी होती हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है. 144+ मैं स्कोर कहूंगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहूंगी आरबीआई मेन के लिए. तो लगभग इतने मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी कॉल. Before I end this video, two important things I would like to share with you. First, iexambi.com पे सारे मॉक टेस्ट्स, बैंकिंग एंड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल हैं. 70+ एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं. साथ ही साथ आई एग्जाम भी ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करता है. आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, रिसर्च, जनरल, लीगल, आईटी स्ट्रीम के लिए, नाबार्ड ग्रेड ए एंड ग्रेड बी, प्लस इंटरव्यू ऑल्सो, एनएचबी ग्रेड ए प्लस इंटरव्यू, पीएफआरडीए प्लस इंटरव्यू, जेआईबी, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बैंक एसओ, ईपीएफओ, एलआईसी, एफसीआई, यूके, एओ. सो इन सारे एग्जाम्स में से किसी भी की भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं या एक से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और यू नीड गाइडेंस, यू फील कि आपको एक गाइडेंस की आवश्यकता है, आप जरूर इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर आप hello@iexambi.com पे लिख भी सकते हैं. So I hope this video helps. Thank you friends. Thanks for watching.